Hello children, today we are going to continue reading chapter 4 of your geography book, that is climate. In the previous videos I have already started teaching you this chapter, and over there I have already talked about what type of climate India has. Along with that we have also studied about the climatic controls, and in detail we have also studied about latitude, altitude, and after that we were studying about present wind system. So यहाँ पे जो present wind system है इसको मैंने आधा ही वहाँ पे पढ़ाया हुआ है, और हमने कल के वीडियो में वहाँ पे कोरिलेट्स फोर्स के बारे में भी हमने पढ़ रखा है। मैंने तुम्हें बताया था कोरिलेट्स फोर्स क्या है, तो बताया था कि कोरिलेट्स फोर्स ये जो मूवमेंट होता है अर्थ का, उसकी वजह से कोरिलेट्स फोर्स होता है। जो अर्थ का जो रोटेशन है उसकी वजह से बोला गया है कि जो हवा है वो डिफ्लेक्ट होता है। डिफ्लेक्ट मतलब बेंड होता है किस ओर, तो बोला गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट की ओर और साउदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की ओर वो डिफ्लेक्ट होता है। डिफ्लेक्ट मतलब बेंड होता है। तो ये बात मैंने तुम्हें पहले से कल ही पढ़ा रखा है, याद रखना है। कोरिलेट्स फोर्स का दूसरा नाम फेरेल्स लॉ है। तो आज हम ये जो चैप्टर है इसको फर्दर पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे तुम देख सकते हो पेज नंबर 28 में मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ। सो नाउ लेट्स बिगिन। द प्रेशर एंड विंड्स कंडीशंस ओवर इंडिया आर यूनिक। तो बोला गया ये जो प्रेशर और विंड सिस्टम है वो जो इंडिया में हमें देखने को मिलता है वो थोड़ा अलग टाइप का यूनिक है। तो यूनिक होगा तो थोड़ा स्पेशल होगा, अलग होगा। तो ये चीज़ यहाँ पे बताया गया। During winter, there is a high pressure area north of the Himalayas. Cold dry winds blow from this region to the low pressure areas over the oceans to the south. तो बोला गया है यहाँ पे, तो याद रखना है विंटर की बात करें तो यहाँ पे विंटर में तुम देख सकते हो यहाँ पे मैंने ये जो ऐसे एम एम टाइप का बना है, ये मान लो हम ये किसकी बात करें, हम ये हिमालयस की बात करें। ये जो माउंटेन्स है ऊपर में जो नॉर्दर्न माउंटेन्स यानी जो हिमालयस की हम यहाँ पे बात करें, ये जो माउंटेन्स है इसके ऊपर की ओर यहाँ पे हम देखते हैं नॉर्थ ऑफ द हिमालयस बोला गया। तो नॉर्थ ऑफ द हिमालयस में यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे क्या होता है, तो हाई प्रेशर यानी कि लो टेम्परेचर, विंटर में लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर। मैंने तुम्हें पहले से पढ़ा था रिलीफ वाले में भी कि जो सेंट्रल एशिया होता है वो वहाँ पे जो विंटर होता है वो हमारे विंटर से भी क्या होता है, कोल्डर होता है। वहाँ पे और ठंडा होता है हमारे इंडिया के विंटर के मुकाबले। तो ये चीज़ याद रखना है। यहाँ पे बोला गया है कि ये जो हिमालयस है, हिमालयस की उस तरफ की हम बात करें वहाँ पे क्या है, तो बोला गया है हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर। तो ये चीज़ बुक में तुम्हें बताया ड्यूरिंग विंटर देयर इज हाई प्रेशर एरिया नॉर्थ ऑफ द हिमालयस। तो हिमालयस के नॉर्थ की ओर, नॉर्थ मतलब ऊपर की ओर, या तो कह जो चाइना की ओर हम ले लेते, बोला गया है वहाँ पे क्या होता है हाई प्रेशर एरिया। हाई प्रेशर एरिया क्यों हुआ, तो मैंने तुम्हें पहले से पता पढ़ा रखा है। जब लो टेम्परेचर होता है तो प्रेशर बढ़ता है, तो लो टेम्परेचर मतलब हाई प्रेशर। आगे बताया गया यहाँ से जो कोल्ड कोल्ड मतलब ठंडी और सूखी हवाएं वहां से बहते हुए ओशंस की ओर आते हैं। यहाँ पे ओशन देख मैंने लिखा है, तो मान के चलते हम यहाँ पे इंडियन ओशन की बात करें तो ये जो हवाएं होंगी किस ओर आएंगे, इंडियन ओशन की ओर आएंगे। और याद रखो उस वक्त यानी विंटर के सीजन में हमारा लैंड के कंपैरिजन में जो ओशन होता है वो क्या होता है, वहाँ पे लो प्रेशर होता है, हायर टेम्परेचर होता है। तो याद रखो उस वक्त ओशन में हायर टेम्परेचर और लोअर प्रेशर होता है। किसके मुकाबले बोला गया है, यहाँ पे जो लैंड है उसके मुकाबले, यानी कि हम बात करें नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द हिमालय। तो ये चीज़ तुम्हें याद रखना है। तो हवाएं विंटर में कहाँ से कहाँ की ओर बह रहे, तो हमें देखने को मिल रहा है कि लैंड से ओशन की ओर वो बह रहे, और यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है लैंड से ओशन की ओर तो बह ही रहे, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे तुम्हें ये भी याद रखना है कि ये जो हवाएं होंगे वो क्या होंगे, कोल्ड एंड ड्राई। या कोल्ड मतलब ठंडा, ड्राई मतलब उसमें मॉइस्चर नहीं होगा। ये चीज़ याद रखना है। आगे बोला गया इन समर, तो समर के सीजन में यहाँ पे ऑपोजिट देखने को मिलेगा। और लो प्रेशर एरिया डेवलप्स ओवर इंटीरियर एशिया। इंटीरियर मतलब जो एशिया का अंदरूनी हिस्सा, बीच का हिस्सा है, सेंट्रल एशिया ले लेते उसमें वहाँ पे लो प्रेशर एरिया डेवलप होता है। और बोला एज वेल एज ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, तो इंडिया का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे भी लो प्रेशर एरिया डेवलप होगा। दिस कॉज अ कम्प्लीट रिवर्सल ऑफ द डायरेक्शन ऑफ विंड्स ड्यूरिंग समर। याद रखो समर में ये जो जमीन का हिस्सा होगा यहाँ पे धीरे धीरे हिमालयस के नॉर्थ की ओर, जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया की ओर, तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाएगा। क्योंकि हम कौन से सीजन की बात करें, जो समर सीजन की बात करें, तो समर सीजन में जब टेम्परेचर बढ़ गया तो हायर टेम्परेचर हुआ तो प्रेशर लो प्रेशर हो गया, और यहाँ पे हाई टेम्परेचर लो प्रेशर देख रहे हो। तो ऐसे में हवाएं उल्टा डायरेक्शन, अब देखो यहाँ पे हवाएं बह थे जमीन से ओशन की ओर, अब हवाएं बहे ओशन से जमीन की ओर। तो ओशन से जमीन की ओर क्यों बहे, क्योंकि याद रखो यहाँ पे क्या है, जब ओशन में हाई प्रेशर है और जमीन में लो प्रेशर है। लो प्रेशर क्यों हुआ, तो हाई टेम्परेचर इसलिए प्रेशर लो। याद रखो हमेशा हवा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर बहता है। हवा कहाँ से कहाँ बहता है, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर बहता है। इसलिए यहाँ पे भी हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर एरिया से एक्सक्यूज मी, हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की और हवा बह रहा है। और यहाँ पे भी देखने को मिलता है हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की ओर हवा बह रहा है। तो ये चीज़ तुम्हें समझना होगा। तो यहाँ पे हमें पैटर्न जो है हवा का बहने का पैटर्न, वहाँ पे हमें बदलाव देखने को मिल रहा है। ये जो
पहले देखने को मिला था विंटर में जमीन से ओशन की ओर हवाएं बह रहे थे, और समर में देखने को मिला कि ओशन से जमीन की ओर हवाएं बह रही। आगे यहाँ पे बोला गया है air moves from the high pressure area over the southern Indian Ocean in a southeasterly direction, crosses the equator and turns right towards the low pressure areas over the Indian Ocean subcontinent। तो बोला गया है कि ये जो हवाएं, जो अब हम यहाँ पे बात करें साउदर्न हेमिस्फीयर की, जब साउदर्न हेमिस्फीयर से हवाएं बहेंगे तो ये आएगा साउथ ईस्ट डायरेक्शन। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है, देख सकते हो वहाँ पे एयर मूव्स फ्रॉम द हाई प्रेशर एरिया ओवर द साउदर्न इंडियन ओशन इन अ साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन। तो इक्वेटर के नीचे की बात करते हैं तो यहाँ पे हो गया साउथ और ये हो गया ईस्ट। तो जब हवाएं यहाँ से आएंगे तो उस वक्त हवाएं ऐसे आएंगी, लेकिन जब यहाँ तक आ पहुँचेंगे तो ऐसे वो मुड़ जाएंगे। तो मुड़ क्यों गए? तो याद रखना हवाएं मुड़ गई इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हें पहले से पढ़ा रखा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कोरियोलिस फोर्स लागू होता है। कोरियोलिस फोर्स मतलब जो फेरेडेस लॉ है जिसके अनुसार मैंने बोल रखा है कि हवाएं क्या होंगे, तो डिफ्लेक्ट होंगे किसकी ओर, तो राइट दिशा की ओर। तो यहाँ पे देखो हवा मुड़ गया। तो ये चीज बुक भी तुम्हें समझा रहा है। तो ये जो हवा है खास जो नीचे से आ रहे हैं साउदर्न हेमिस्फीयर से, वो आ रहा है साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन से। आगे बोला गया साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन क्रॉसेस द इक्वेटर, इक्वेटर से वो क्रॉस करता है और बोला टर्न्स राइट, तो ये राइट की ओर, देखो राइट की ओर वो मुड़ रहा है, टर्न्स राइट टुवर्ड्स द लो प्रेशर एरियाज ओवर द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट जो लो प्रेशर एरिया है, लो प्रेशर में लिखा है लो प्रेशर, देखो तो ये जो लो प्रेशर एरिया है जो नॉर्दर्न प्लेन्स के एरिया में उस और वो मुड़ता है, क्योंकि उस वक्त नॉर्दर्न प्लेन्स का एरिया बहुत ज़्यादा समर में क्या होता है, तपता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ऊपर जाता है 45 डिग्री तक हमें वहाँ पे देखने को मिलता है। ये जो थार डेजर्ट से लेके इधर जो पटना का एरिया है, छोटानागपुर का एरिया, ये सब में बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर में हमें राइज देखने को मिलता है। इसलिए हवाएं नीचे से आकर्षित होकर ऊपर जमीन की ओर आ रही। तो अब नेक्स्ट यहाँ पे तुम देख सकते हो बोला गया है These are known as the southwest monsoon winds। तो ये जो हवाएं है जो हमने देखा इक्वेटर को पार करके जो ऐसे खास आए थे साउथ ईस्ट डायरेक्शन, तो ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन से आए थे, लेकिन जब इक्वेटर को क्रॉस किए तो ये साउथ, इसको हम क्या कहते हैं साउथ मतलब नीचे, वेस्ट मतलब ईस्ट डायरेक्शन से, तो साउथ वेस्टर्ली विंड्स हम कहते हैं। तो ये जो हवाएं है क्या हुए साउथ वेस्टर्ली, यहाँ से ऐसे आए और इसे बेंड हुए तो हम कहते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून विंड। तो याद रखो ये अभी क्या नहीं रहा साउथ ईस्ट विंड्स नहीं रहे, ये क्या हो गया साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स बन गए। तो ये जो साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स है यही रेस्पॉन्सिबल है हमारे देश में मॉनसून सीजन में जो बारिश होता है उसको लाने के लिए। तो अब आगे यहाँ पे तुम देख सकते हो बोला गया है इन्हीं हवाओं को हम साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स कहते हैं। दिस विंड्स ब्लो ओवर द वार्म ओशन। तो ये जो गर्म ओशन से उसके ऊपर से बहते हुए आता है, उसी वजह से वहाँ पे जो वार्म ओशन होगा उसमें इवापोरेशन होगा, तो ये जो हवा होगा उसमें वो मॉइस्चर होगा, ये चीज़ याद रखना है। तो बोला गया है दिस विंड्स ब्लो ओवर मतलब उड़ के आता है किसके ऊपर से, तो वार्म ओशन, वार्म मतलब जो गर्म ओशन है उसके ऊपर से वो उड़ते हुए आता है। और बोला गया ये अपने साथ गैदर मॉइस्चर, तो ये अपने साथ इकट्ठा करके लाता है नमी को, नमी मतलब मॉइस्चर को, वाटर वेपर को, और लाता है क्या, तो ब्रिंग वाइड स्प्रेड प्रचुर मात्रा में हमारे देश में क्या लाता है बहुत ज़्यादा मात्रा में और जगह पे हमें देखने को, हर जगह तो नहीं, ज़्यादातर जगह में हमें देखने को मिलता है वाइड स्प्रेड भारी मात्रा में रेनफॉल वो लाता है ओवर द मेनलैंड ऑफ इंडिया। मेनलैंड कहने पर हमारा जो इंडिया का जो मेनलैंड है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, ये जो हम बात करें मैंने अभी लैटिट्यूड की बात की, तो इसी एरिया की हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश लाता है। कौन, तो साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स। तो अगर मैंने कहा ये रेनी सीजन में जो बारिश लाता है ज़्यादातर कौन से विंड्स लाता है, तो याद रखो साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स लाता है। तो याद रखना अभी कभी मैंने पूछा तो क्या साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स कौन से विंड्स है, तो याद रखो ये वो हवाएं हैं जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन से बह के आते किसके, तो साउदर्न हेमिस्फीयर से, और जब वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आते तो वो डिफ्लेक्ट हो जाता है राइट की ओर, और इसी हवा को हम साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स कहते हैं। और हमने देख रखा है कि ये जो ओशन के ऊपर से, वार्म ओशन के ऊपर से बहते हुए आता है इंडिया की ओर, और अपने साथ जो वार्म ओशन में जो इवापोरेशन होता है तो उसके साथ वो अपने पास मॉइस्चर लेके आता है और इससे भारी मात्रा में बारिश करता है हमारे देश में, तो हमारे देश का मेनलैंड में। आगे बोला गया है मेनलैंड जो मुख्य भूमि है हमारे देश का, द अपर एयर सर्कुलेशन इन दिस रीजन इज डोमिनेटेड बाय वेस्टर्ली फ्लो। इस एरिया में बोला गया है ये हमें जो अपर एयर सर्कुलेशन यानी ऊपर में जो हाइट में 12,000 मीटर की ऊंचाई में वहाँ पे कौन सा हवा बहते हुए देखने को मिलता है, तो वहाँ पे हमें जेट स्ट्रीम्स बहते हुए देखने को मिलता है। यहाँ पे तुम देख सकते हो एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ दिस फ्लो इज द जेट स्ट्रीम। तो वहाँ पर हमें वेस्टर्ली सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम बहते हुए हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बोला गया दिस जेट स्ट्रीम्स are located approximately over 27 degree
टू 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। तो बोला गया ये जो हवाएं हमें देखने को मिलता है कहाँ पे बहता है, तो 27 से 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में हमें ये बहते हुए देखने को मिलता है। देयरफॉर दे आर नोन एज सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। इसी वजह से हम इस हवा को क्या कहते हैं, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। मैंने कल तुम्हें पहले से बता रखा है कि सब ट्रॉपिकल कहने पर कौन सा एरिया की बात करें, तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसके बाद ऊपर 35 डिग्री नॉर्थ तक, और जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है उसके बाद नीचे 35 डिग्री साउथ तक हम उसकी बात करें, तो उस एरिया की हम बात करें तो कहते हैं सब ट्रॉपिकल। तो यहाँ पे बोला गया सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, इसी को हम कहते हैं। आगे बोला गया ओवर इंडिया दिस जेट स्ट्रीम ब्लो साउथ ऑफ द हिमालयस ऑल थ्रू द ईयर एक्सेप्ट इन समर। तो बोला गया समर को छोड़ के बाकी समय में वो कहाँ बहता है, तो बोला गया यहाँ पे देख सकते हैं, एक बार ये देख लो, एक बार जो मैप तुम्हारे बुक में प्रोवाइड किया गया, यहाँ पे देखो ये सब ये जो क्या हुआ जेट स्ट्रीम से, तो जेट स्ट्रीम ये हमारे कौन सा सीजन की बात करें तो हम जनवरी, तो विंटर के सीजन की, तो ये हमारे साउथ ऑफ द हिमालयस बह रहा है और बाकी समय में वो ऊपर की ओर चला गया। तो ये चीज़ याद रखना है। तो बोला गया क्या चीज़ याद रखना है, ओवर इंडिया यानी हमारे देश के ऊपर ये जो जेट स्ट्रीम से ब्लो करता है साउथ ऑफ द हिमालयस ऑल थ्रू द ईयर एक्सेप्ट इन समर। तो बाकी सीजन्स में वो साउथ ऑफ द हिमालयस बहते हुए हमें देखने को मिलेगा, किसको छोड़ के, समर को छोड़ के। इसलिए यहाँ पे जो समर है, समर का नीचे वाला देख लो, वहाँ पे जून महीने का समर वाला दिया हुआ है, यहाँ पे तुम्हें ये देखने को नहीं मिलता क्या, तो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम देखने को नहीं मिलता उस मैप में। आगे बोला गया है कि नेक्स्ट बोला गया द वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंसेस एक्सपीरियंस इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री आर ब्रॉट इन बाय दिस वेस्टर्ली फ्लो। तो ये जो वेस्ट डायरेक्शन से जेट स्ट्रीम्स आते हैं, जो हमने पढ़ा 27 डिग्री नॉर्थ से लेके हमने देखा 30 डिग्री नॉर्थ तक जो बहते हैं, नॉर्थ लैटिट्यूड तक वो बहते, तो ये अपने साथ क्या लाता है, नमी लाता है और वो बारिश करता है कहाँ पे, तो नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में। तो ये विंटर की बारिश की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। आगे बोला इन समर, तो समर के सीजन में द सब ट्रॉपिकल वेस्टर्न जेट स्ट्रीम मूव नॉर्थ टू ऑफ द हिमालयस विद द अपरेंट मूवमेंट ऑफ सन। तो जैसे सन के जो रेज है समर के सीजन में ऊपर की ओर आएंगे ऐसे करके, मतलब ऊपर की ओर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की ओर आएंगे, तो ऐसे में ये जो जेट स्ट्रीम्स है वो भी ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये साउथ ऑफ द हिमालयस वो नहीं बहेंगे। नेक्स्ट बोला गया ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम called the subtropical easterly jet stream blows over peninsular India approximately over 14 डिग्री नॉर्थ ड्यूरिंग द समर मंथ्स। इसके साथ साथ याद रखना एक और जेट स्ट्रीम है जो इंडिया के ऊपर बहता है, लगभग 14 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में वो बहते हुए हमें देखने को मिलेगा, और उसका नाम है बोला गया सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली। अब ईस्टर्ली इसलिए क्योंकि ईस्ट डायरेक्शन से आएगा। एक बार फिर से ये जो मैप दिया गया है उसको देख लो, तो यहाँ पे दिखेगा ये तुम्हारा वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स जो दिख रहा है हमको, और यहाँ से तुम्हें इधर साइड से आएगा, यहाँ पे तुम्हें दिख जाएगा वेस्टर्ली, देखो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है, और ईस्टर्ली यहाँ दिख रहा है ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो ट्रॉपिक्स में बह रहा है, देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, इधर के साइड से इस तरफ एरो बन के आ रहा है, तो ये हमारे पेनिनसुलर इंडिया में ये बह रहा है, तो यहाँ पे तुम्हें दिख जाएगा। एक बार ठीक से बुक में देखो, ये जो डॉट डॉट गैप गैप देखिए जो बनाया हुआ है, ये तुम्हारा ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो हमने अभी पढ़ा 14 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में अप्रोक्सीमेटली वो बहता है। तो नेक्स्ट बोला गया वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस के बारे में। अब वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस क्या है देख लेते हैं। द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस आर वेदर फिनोमिनन ऑफ द विंटर मंथ्स ब्रॉट इन बाय द वेस्टर्ली फ्लो फ्रॉम द मेडिटेरियन रीजन। तो बोला गया जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जब आते हैं कहाँ से, तो वेस्टर्न साइड से, जो मेडिटेरियन रीजन से, मेडिटेरियन सी जो है तुम्हें याद है ऊपर में यूरोप है, नीचे में अफ्रीका है, उसके बीच में वहाँ पे मेडिटेरियन सी है, तो वहाँ से जो ये वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम आएंगे इंडिया की ओर, तो वो अपने साथ नमी लाएंगे और ऐसे में वो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ हमारे देश में क्या करेंगे, बारिश लाएंगे, जो कि विंटर के सीजन की हम यहाँ पे बात करें। तो बोला गया है कि वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंस आर वेदर फिनोमिनन, तो ये वेदर फिनोमिनन है विंटर के महीनों के। बोला गया है यहाँ पे वेस्टर्ली फ्लो जो होता है मेडिटेरियन रीजन से वो आएगा, और बोला गया दे यूजुअली इन्फ्लुएंस द वेदर ऑफ द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। तो याद रखो ये जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स है वो किसके वेदर को इफेक्ट करेगा, तो याद रखो ये इफेक्ट करेगा नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ हमारे देश का यानी आवर कंट्री। और बोला गया है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स occur during the monsoon as well as in October November and are part of the easterly flow। तो बोला है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स यानी कि जो ट्रॉपिक्स में हमें जो साइक्लोन्स देखने को मिलता है वो हमें देखने को मिलता है मानसून के सीजन में, साथ में अक्टूबर नवंबर में जब वो मानसून रिटर्न कर होते हैं यानी रिट्रीटिंग मानसून होता है उस वक्त भी हमें ये साइक्लोन्स देखने को मिलता है। और बोला गया है कि ये ईस्टर्ली फ्लो का हिस्सा है, जो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स बहते हैं उसी के साथ ये आता है।
नेक्स्ट बोला गया है दिस डिस्टर्बेंस अफेक्ट द कोस्टल रीजन्स ऑफ द कंट्री। तो याद रखो ये जो मानसून के सीजन में जो मैंने बोला या फिर जो नवंबर अक्टूबर नवंबर के समय में बोले थे, तो ये जो तूफान आते हैं, साइक्लोन्स जो आते हैं, इससे कौन प्रभावित होता है? तो बोला कोस्टल रीजन्स ऑफ आवर कंट्री विल बी अफेक्टेड बाई। तो हमारे देश का कोस्टल रीजन्स यानी कि जो किनारे वाला एरिया, जो तटीय एरिया है, उसको वो असर करेगा। नेक्स्ट बोला गया हैव यू read or heard about the disasters caused by them on Odisha and Andhra Pradesh coast। तो क्या कभी तुमने सुना है उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश कोस्ट में ये कैसे तबाही लाते? तो हमने ये सब देख रखा है, न्यूज़ में भी हमें देखने को मिलता है कि कौन कौन साइक्लोन्स आते हैं, साइक्लोन्स बहुत ज़्यादा तबाही लाता है, लोग मरते हैं, साथ में ये भारी मात्रा में प्रॉपर्टी को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये तुम्हें याद रखना है।